बेसिक पर्पस क्या होता है कि हमने किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मेन पर्पस ये है कि हमने कंप्यूटराइज करना है। क्या करना है? कंप्यूटराइज। हाँ, यानी कि जो मैनुअल सिस्टम चल रहा होता है या पहले से कोई कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहा है उसको अपग्रेड करना है। तो उसको समझने के लिए पहले तो हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है। जब हमें उसको समझ आ जाता है तो फिर हम अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं। इसमें ये आगे एस डी एल सी टॉपिक है, एस डी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ओ लेवल में पढ़ा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। जिसमें डिफरेंट स्टेजेस अच्छा। होती हैं कि सॉफ्टवेयर बनता कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर बनाने की जो पहली स्टेज होती है वो एनालिसिस होती है। आप सिस्टम एनालिसिस का मतलब है कि आप सिस्टम को स्टडी करते हैं, है ना। जब आप सिस्टम को हाँ। स्टडी करते हैं इसका मतलब उसके बाद आप डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन स्टेज पे फिर आप सूडो कोड बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट बनाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। फिर उसके बाद जब डिज़ाइन हो जाता है तो फिर आप कोडिंग की तरफ चले जाते हैं। फिर किसी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं, अपने डिज़ाइन को किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी पाइथन हो गया, जावा हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, या कोई और लैंग्वेज जो भी है। तो डिज़ाइन स्टेज पे सबसे ठीक तो काम अपनाते हैं सूडो कोड, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट। तो ये क्या है, एक लॉजिक को बिल्ड करना होता है कि प्रॉब्लम सॉल्व क्या होगी, या आप यूँ कह सकते हैं कि आपने स्टेप्स राइट करने, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जैसे लिखा ठीक ना, है। हेल्प्स टू प्लान प्रोग्राम लॉजिक बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड। इट हेल्प्स टू प्लान प्रोग्राम लॉजिक बिफोर राइटिंग एक्चुअल कोड। और रूल क्या है, नॉट लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब ये होता है कि सूडो कोड को हम किसी भी लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। यानी किसी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो हमारे पास पहले से एक डिज़ाइन बना होगा, ठीक है। यूजेस ठीक है। सिंपल कीवर्ड लाइक इनपुट, आउटपुट, इफ वाइल वटएवर। तो सूडो कोड के, किसी भी सूडो कोड के तीन बेसिक पार्ट होते हैं। किसी भी सूडो कोड के तीन बेसिक तीन पार्ट होते बेसिक। हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि इसके अंदर इनपुट क्या है। जैसे कंप्यूटर, सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ इनपुट क्या है, नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, यहाँ इनपुट क्या है और नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, ठीक है। ये आपने फाइंड करना होता है। सेकंड पार्ट होता है इसका प्रोसेस, कि इसमें प्रोसेसिंग क्या हो रही है, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना होता है? प्रोसेस। प्रोसेसिंग। और फिर आपने फाइंड करना होता है आउटपुट, ठीक है, कि आउटपुट क्या है। इसी हिसाब से फिर आपने फाइंड करना होता है इसके वेरिएबल्स। यानी चौथा जो एलिमेंट होता है वो होता है वेरिएबल्स। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन, कि डेटा स्टोर कहाँ होगा। क्योंकि आप जब इनपुट करते हैं ना तो ये कहाँ जाएगा इनपुट। अभी कल शायद आपको चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि जब हम इनपुट करते हैं तो कहाँ जाता है, रैम में जाता हाँ। है ना। जब आपको डेटा हम्म। फीड करते हैं, इनपुट जब करते हैं तो कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा। अब रैम हाँ। में किसी फॉर्म के अंदर जाएगा ना। रैम का कोई नाम होगा, रैम के अंदर मेमोरी लोकेशन होती हैं। रैम इस तरह होती है समझो, हम्म। के अंदर मेमोरी सेल्स बने होते हैं, हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे इसका हो गया N1 हो गया, इसका N2 हो गया, इसका सम हो गया। तो मैं N1 में 4 स्टोर कर दूंगा, N5 स्टोर कर दूंगा। कंप्यूटर यहाँ से, प्रोसेसर यहाँ से वैल्यू पिक करेगा, प्रोसेस करके मुझे 9 दे देगा। तो सम में 9 स्टोर हो जाएगा। तो आपने फाइंड आउट करना है सूडो कोड के अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर। तो अगर आपको वेरिएबल्स का पता है, ठीक है, हाँ। तो आप डेटा स्टोर कर, मतलब उसके थ्रू वेरिएबल को, यानी जो वैल्यूज हैं उनको आप वेरिएबल में होल्ड। वेरिएबल क्या होता है? टू होल्ड द वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। तो ठीक वो, है। और वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि उसकी हर दफ़ा एक वैल्यू, नई वैल्यू आप उसमें होल्ड करवा सकते हैं, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी, और प्रोसेस करने के लिए भी। ठीक है। तो आपको चाहिए था वेरिएबल। तो चार एलिमेंट हो गए, इनपुट हो गए, वेरिएबल, और एक और होता है कांस्टेंट। कुछ वैल्यूज फिक्स होती हैं जो आप चाहते हैं चेंज ना हो, जैसे पाई की वैल्यू, है ना, 3.14, हाँ। पाई की वैल्यू 3.14, इस तरह। समझ आया? हाँ। अब जैसे यहाँ पे वेरिएबल की डेफिनेशन भी आ गई कि आपको वेरिएबल चाहिए होता है। कि वेरिएबल क्या होता है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन whose value can change during program execution। जैसे 10 के अंदर, ए के अंदर हमने 10 स्टोर कर दिया, 20 के अंदर हमने ए स्टोर कर दिया। यानी पहले आपने 10 स्टोर करवाया, लेटर आपने 10 उसी वेरिएबल के अंदर 20 स्टोर करा दिया। तो वेरी कर गई ना ठीक वैल्यू, है। वैल्यू चेंज हो गई। हाँ।
तो हर दफ़ा वैल्यू चेंज जाएगी। जब भी आप प्रोग्राम चलाएंगे आप डिफरेंट वैल्यू देंगे, तो वैल्यू मेमोरी में कहाँ होल्ड होंगी? ए के अंदर। ए क्या है? एक तरह से मेमोरी का एड्रेस है जहाँ पे वो डेटा होल्ड किया हुआ है। फिर कांस्टेंट, ठीक है। अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे पाई की वैल्यू आपने स्टोर करा, अब जगह आप 3.14 जगह जगह यूज़ नहीं करना चाह रहे, आपने सिर्फ पाई पाई के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है? तो आपने इसको, अब पाई हर जगह लिखेंगे। अच्छा, जैसे टैक्स होता है, गवर्नमेंट टैक्स चेंज होता रहता है, आपने कहा टैक्स मैंने 3% कैलकुलेट करके स्टोर कर दिया, कल को गवर्नमेंट 5% कर दिया, आपने इसी जगह 5% कर दिया। टैक्स कवर्ड जहाँ जहाँ होगा वो ऑटोमेटिकली टैक्स का रेट चेंज हो जाएगा, है ना? ये कांस्टेंट का फायदा ही होता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू जगह जगह लिखेंगे तो एरर के चांस हो जाएंगे। 10 जगह लिखिए, कल को गवर्नमेंट टैक्स रेट चेंज कर दिया तो आपको 10 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप वो वैल्यू जो फ्यूचर में चेंज हो सकती हैं, या चेंज नहीं भी होती, तब भी आप उनको एक ही दफ़ा एक जगह स्टोर कर दें और उसके कांस्टेंट नेम को जगह जगह आइडेंटिफायर को यूज़ करें। ये जो नाम लिखा है ना, पाए और ये आए, ये आइडेंटिफायर होता है। क्या होता है? आइडेंटिफायर। ये आइडेंटिफायर होता है, ठीक है? फिर डेटा टाइप, यानी आपके शुरू को तीन तीन चीज़ें वो हो गई, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तीन चीज़ें ये हो गई, वेरिएबल क्या होंगे, कांस्टेंट क्या होंगे, और जो वेरिएबल यूज होंगे उनके डेटा टाइप क्या होंगे। ये भी आपको बताना होता है सूडो कोड के अंदर, ठीक है? तो आपने कहा ये क्या होता है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर। क्योंकि कंप्यूटर को कुछ नहीं पता, तो आपने बताना होता है कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं इसकी वैल्यू इंटीजर होगी, स्ट्रिंग होगी, रियल होगी या बूलियन। समझ आ रही? हाँ। तो वेरिएबल जैसे आपने 10 यहाँ पे स्टोर कर दिया, ये वेरिएबल एग्जाम्पल होगी, 25 यहाँ पे स्टोर कर, तो वैल्यू चेंज। तो अगर सेम वेरिएबल रखोगे तो वो पुरानी वैल्यू ओवरलैप हो जाएगी। कांस्टेंट एग्जांपल दिए 3.14 हमने यहाँ पे पाई में स्टोर कर। ठीक है। डेटा टाइप डिक्लेयर कैसे होते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होते हैं? डेटा टाइप को आप, वेरिएबल नाम और उसकी डेटा टाइप, ये आपको डिफाइन करनी होगी। आपने वर्ड यूज करना है डिक्लेयर, कीवर्ड। तो डिक्लेयर कीवर्ड है तो ये कैपिटल वर्ड में लिखेंगे। वेरिएबल का नाम एज है और डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, ठीक है? डिक्लेयर इंटीजर का नेम, मतलब नंबर हो गया। हाँ नंबर हो गया। इंटीजर यानी 0 to 9। इंटीजर का मतलब क्या है? ठीक जीरो है। टू नाइन 0 to 9। अच्छा, स्ट्रिंग नेम क्या है? स्ट्रिंग होता है सीरीज ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग कहते हैं। सीरीज ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग कहते हैं। डिक्लेयर प्राइस ठीक रियल है। हो सकती है, यानी होल वैल्यू 3.14, इसके लिए आपको रियल डिफाइन करना है। यस और नो, डिक्लेयर इज पास, इसके लिए हमें बूलियन डेटा असाइन करना पड़ेगा। ठीक है। की आइडिया, वेरिएबल चेंजेस वैल्यू, कांस्टेंट नेवर चेंजेस, डेटा टाइप डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज स्टोर्ड, ठीक है? समझ आ गया यहाँ तक? हाँ। अब ये आगे इनपुट, तीन वो एलिमेंट हो गए, तीन ही है, 6 एलिमेंट बेसिक एलिमेंट होते हैं किसी भी सूडोकोड के। इसको आईपीओ मेथड भी कहते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट क्या होगा? डेटा एंटर्ड इनटू द प्रोग्राम, यानी जब प्रोसेसिंग उस वक्त स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप डेटा एंटर नहीं करेंगे। पर्पस क्या है? टू टेक रिक्वायर्ड वैल्यू फ्रॉम द यूजर। जैसे यहाँ एग्जांपल दिए, इनपुट ए, इनपुट बी। ठीक है। प्रोसेस ऑपरेशन परफॉर्म ऑन इनपुट डेटा, ठीक है? प्रोसेस उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप इनपुट नहीं करेंगे। आपने इनपुट किया तो प्रोसेस होगा, और आउटपुट उस वक्त जनरेट नहीं होगा जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा। तो टू परफॉर्म कैलकुलेशन लॉजिक, ये प्रोसेस की एग्जांपल आ गई। जैसे प्लस, अब ये प्लस जो हो रहा है ये प्रोसेस है, और उसके बाद जो वैल्यू असाइन हो रही है, ये जो एरो असाइनमेंट जो हो रही है, कि हमने पहले 4 इनपुट किया, मैंने पहले 4 इनपुट किया, फिर 5 इनपुट किया, प्रोसेसर ने मुझे प्लस किया, और जो 9 आ गया वो सब में स्टोर कर। ये जो असाइनमेंट एक्टिविटी है ना, ये प्रोसेस है, ठीक है? ठीक है। कैलकुलेशन और असाइनमेंट, ये समझो प्रोसेस हो रहा है। तो आउटपुट आपने डिस्प्ले करना है, रिजल्ट डिस्प्ले टू द यूजर टू शो फाइनल आंसर आउटपुट सम। तो ये आपने आउटपुट करवाना है। ठीक है। ये एग्जांपल दी हुई, इनपुट ए करवाया, इनपुट बी करवाया, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करवाया, और आउटपुट सम करवाया। पीआईडी का सूडो कोड इज यूजुअली रिटन इन 3 स्टेजेस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है? किसी भी सूडो ठीक है। कोड का आपने फाइंड आउट करना, उसमें इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। आप अपने सूडो कोड को डिवाइड कर लें। ठीक है।
अच्छा, तीन तरह के सूडो कोड होते हैं। एक होता है सीक्वेंस बेस, जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये वाला जो ये सीक्वेंस बेस बेसिकली सूडो कोड है। इसमें एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन आ गई, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। समझ आ गई बात? ठीक। अच्छा, फिर दूसरा जो टाइप का प्रोग्राम होता है वो सिलेक्शन बेस होता है, यानी कंडीशन बेस प्रोग्राम। तो अच्छा। तीन, पहला प्रोग्राम था सीक्वेंस बेस, दूसरा प्रोग्राम होता है जो कैटेगरी है वो सिलेक्शन बेस होता है। सिलेक्शन बेस में ठीक है। बेसिकली हम कंडीशन देते हैं प्रोग्राम को ना, चू यानी यूजर को चॉइस देते हैं, उसके बिहाफ पे वो यानी क्या करे, परफॉर्म करे। जैसे ठीक यहाँ है। पे मैंने दे दिया सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम यूजेस डिसीजन मेकिंग इफ एल्स टू चूज बिटवीन डिफरेंट एक्शंस। तो पर्पस क्या है, टू एग्जीक्यूट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन कंडीशन। इसमें आप इफ एल्स इफ और एल्स वट जो भी मेन स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इसको टाइप ऑफ कंट्रोल का यानी सिलेक्शन कंट्रोल, डिसीजन यानी कंडीशनल कंट्रोल भी कहते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी, इनपुट एन करवाया आपने, ठीक है, इवन और ऑड को फाइंड करना है, ज़ाहिर कंडीशनल हो गया। इफ एन मोड टू, अब मोड जो है वो एक फंक्शन है, मोड एक फंक्शन है। हाँ, ये हमें हेल्प करता है रिमाइंडर फाइंड करने में। जैसे मैंने कहा 10, 10 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 5 द 10, रिमाइंडर 0 आ गया। हाँ, ठीक है, तो अब ठीक है। रिमाइंडर आ गया। अगर रिमाइंडर देखो, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब जो आउटपुट आएगा इवन शो करेगा, ठीक ठीक है। है। हाँ, अदरवाइज वो, अगर अदरवाइज वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा, क्योंकि उसका रिमाइंडर 1 आएगा। अगर रिमाइंडर 1 आता है, आउटपुट ऑड होगा, अदरवाइज इवन। इवन होगा, ठीक है। ठीक है। एक और एग्जांपल आ गई, पास और फेल। इनपुट मार्क्स, आपने मार्क्स इनपुट किए, फर्स्ट करने हैं 60 मार्क्स, ये है। आपने कंडीशन लगाई, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 50 देन आउटपुट पास, एल्स आउटपुट फेल। ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम मेक डिसीजन यूजिंग कंडीशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। सिलेक्शन प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड इफ, अच्छा नेस्टेड इफ भी होता है, यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन। एक तो वो नॉर्मल कंडीशन थी ना, दूसरा क्या है, नेस्टेड इफ। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कि अ नेस्टेड इफ इज एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट यूज फॉर मल्टीपल डिसीजन लेवल। तो पर्पज इसका क्या है, टू चेक मोर देन वन कंडीशन स्टेप बाय स्टेप। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ इनसाइड इफ, आपने मार्क्स इनपुट करवाए, ठीक है। ठीक है। इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 50, हाँ, इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 50, इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो आउटपुट ए कर देगा, एल्स आउटपुट ग्रेड कर देगा और बी ग्रेड कर ठीक है। देगा, एंड इफ एल्स आउटपुट फेल, ठीक है। ठीक है। फर्स्ट चेक मार्क्स, इसका वो थोड़ा वर्किंग है। फर्स्ट चेक मार्क्स ग्रेटर देन 50, पास और फेल। इफ पास देन चेक अगेन, पहले तो चेक कर रहे हैं कि पास है या फेल है, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया ठीक है। 50 है ना। फिर वो चेक करें ग्रेड हाँ, कौन सा साइन करना है, अगर वो ग्रेटर देन 80 है, ए ग्रेड, अदरवाइज बी ग्रेड। ठीक है। नेक्स्ट,
तो नेस्टेड इफ इज यूज व्हेन वन डिसीजन डिपेंड ऑन अनदर डिसीजन। ठीक है, ठीक है। यानी कंडीशन के अंदर हम कंडीशन चेक करें। ठीक है। फिर इसी कंडीशन को एक और मेथड होता है केस ऑफ, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो कंडीशन प्रोग्राम पेज है, या तो इफ देन एल्स यूज करते हैं या फिर केस ऑफ यूज करते केस हैं। ऑफ। जहाँ बहुत ज़्यादा कंडीशन हम केस ऑफ यूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड मेथड है। केस ऑफ इज अ सिलेक्शन डिसीजन स्ट्रक्चर यूज टू चूज one option from many possible conditions. It is an alternative to writing many if-else statements का alternative. का सिंटेक्स क्या होता है? केस ऑफ कैपिटल वर्ड में लिखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल आएगा, वैल्यू 1 लिखेंगे, अगर वैल्यू 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, वैल्यू 2 ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट कर जाएगा, वैल्यू 3 ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट, अदरवाइज तीनों गलत हैं तो स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, अदरवाइज यानी एल्स की जगह काम करता है। इफ देन एल्स में आखिर में एल्स आता है, हाँ। इसमें ये अदरवाइज यूज होता है। ठीक है। अच्छा, यूज फॉर मल्टीपल चॉइसेस। ठीक है, ठीक है। और क्लीनर देन लॉन्ग इफ स्टेटमेंट, इंक्लूड एन ऑप्शनल अदरवाइज डिफॉल्ट केस। कह रहा है यूज केस ऑफ व्हेन यू आर चेकिंग वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल चेक करना अगेंस्ट मैनी फिक्स वैल्यूज, तो सब यूज करें। अच्छा, ये एक सिंपल एग्जांपल सिंपल केस ऑफ डिस्प्ले द डे नेम बेस्ड ऑन अ नंबर। यहाँ पे आपने इनपुट करवाया डे, ठीक है। केस ऑफ डे, जो भी डे इनपुट करेंगे, यानी 1 इनपुट करेंगे तो मंडे शो करेगा, 2 इनपुट करेंगे तो ट्यूसडे, इनमें से कोई भी नंबर, अदरवाइज आउटपुट इनवैलिड है, क्योंकि 7 डेज होते हैं। ठीक है, देखो ना वेरिएबल एक ही है, और हमने उस वेरिएबल के अंदर कोई डिफरेंट वैल्यू को चेक कर लेते। द यूजर इंटर अ नंबर 1 to 7, द ठीक है। प्रोग्राम मैचेस द नंबर विद द केस, इट प्रिंट द करस्पॉन्डिंग डे। ठीक है, ये एक और एग्जांपल आ गई, जैसे ग्रेड सिस्टम है, आपने इनपुट करवाया ग्रेड, केस ऑफ ग्रेड। ठीक है, तो ए अगर ए इनपुट करते हैं तो आउटपुट एक्सीलेंट, बी इनपुट करते हैं आउटपुट गुड, सी इनपुट करते हैं तो एवरेज, डी इनपुट करते हैं तो बिलो एवरेज, अदरवाइज आउटपुट फेल। ठीक है। अभी कह रहे थे प्रोग्राम चेक द ग्रेड, डिस्प्ले अ मैसेज बेस्ड ऑन ग्रेड एंटर। ठीक है। ये पेपर बेस्ड क्वेश्चन आ गया। To properly compute the tax payable, the tax rate should be converted from percentage by dividing it by 100। ठीक है, ये ठीक है। हमने दिया हुआ है। तो हाई रेट इनिशियली फॉल्स है, केस ऑफ आइटम कॉस्ट, क्योंकि आइटम कॉस्ट होगी, अगर आइटम कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 50 है तो टैक्स रेट ये वाला कैलकुलेट होगा, लेस देन इक्वल टू 200 है तो टैक्स रेट ये वाला कैलकुलेट होगा, ग्रेटर देन 200 है तो ये वाला कैलकुलेट होगा। तो हाई रेट क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। हमारे हाई रेट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने ये असल में ये जो क्या बोलते हैं इसको, हम फ्लैग वेरिएबल कहते हैं ना। इनिशियली हाई रेट क्या है? फॉल्स है। इनिशियली मतलब हाई रेट फॉल्स क्या है? कैसे? फॉल्स है ना। ठीक है, तो ये सिक्स फॉल्स पॉइंट टू कैसे? फाइव हाई रेट आ रहा है ना यहाँ पे। अगर 200 से ग्रेटर देन है तो उसको हाई रेट को ट्रू कर दी, क्या इंडिकेशन के लिए होता है। फ्लैग वेरिएबल जो है ना इंडिकेशन के लिए होता है कि कौन कोई इवेंट इनकर्ड हो गया तो उसको ट्रू या फॉल्स किया जाता है। पहले फॉल्स आता तो ट्रू कर देंगे। ये हमारा
जिसको फॉल्स, जो बूलियन वेरिएबल होता है ना उसको फ्लैग वेरिएबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैग। फ्लैग किस लिए होता है? इंडिकेशन के लिए होता है। दुनिया में फ्लैग क्यों यूज होता है पता है ना? ये इंडिकेट करता है ना हु यू आर, व्हाट हैपन। जैसे वॉर वॉर छिड़ती है, अगर कोई कंट्री डिफीटेड हो जाता है तो वो कौन सा हाँ। व्हाइट कलर वाला फ्लैग लहरा देता है। व्हाइट उसका मतलब होता है कि भाई हमें माफ कर दिया जाए, जंग रोक दी जाए। हाँ। तो वो इंडिकेट कर रहा होता है ना कि इस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है। तो हाँ। अब इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं ना जो इनिशियली फॉल्स होते हैं और बाद में ट्रू कर दिए जाते हैं, इसका मतलब है कि कोई एक्टिविटी हो गई है उसकी इंडिकेशन के लिए। तो हाई रेट इनिशियली फॉल्स है। पहले क्या रेट था? थ्री पॉइंट हाँ। सेवन फाइव फिर हाँ। 5.23, फिर यहाँ पे क्या है? 6.25। हाँ। तो इसकी इंडिकेशन के लिए हाई रेट को ट्रू कर दिया गया कि अभी हाई रेट है, सबसे ज़्यादा हाई रेट ये है। ठीक है। ठीक है ना? तो ये सूडो कोड है, बताने का मकसद है कि केस ऑफ कैसे यूज हो रहा है आपको दिखाने का मकसद। और यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो रही है। जब लूप से बाहर आएगा तो टैक्स पेबल कितना होगा, आइटम कॉस्ट इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है। दिस इंश्योर दैट अ टैक्स रेट ऑफ 5.23% ऑन एन आइटम कॉस्टिंग $100 करेक्टली रिजल्ट इन 5.23 रादर देन 5.50 $5 टू क्या बोलते हैं $523। ठीक, समझ आया? हाँ। अब जैसे यहाँ पूछ रहा है कि द फाइनल केस कंडीशन ग्रेटर देन 200 इन द pseudocode example would be replaced with a keyword, give the keyword। अगर तुम इस pseudocode को देखो तो इसमें एक कीवर्ड मिसिंग है, केस ऑफ। बताओ क्या मिसिंग है? केस ऑफ के हिसाब से सोचना। इफ। इफ तो होता ही नहीं ना, केस इफ तो अलग अल्टरनेटिव है ना, तो अल्टरनेटिव मेथड है। ये हाँ। केस ऑफ में एक कीवर्ड मिसिंग है जो मैंने भी पहले भी बताया थोड़ी देर पहले। फिर से पढ़ लो, अच्छी तरह पढ़ लो। नहीं समझ आ रहा? नहीं। अदरवाइज, अदरवाइज। जैसे इफ देन एल्स में एल्स यूज करते हैं ना एंड में, सारी कंडीशन रॉन्ग हो जाए तो एंड में हाँ। क्या करते हैं? एल्स होता है ना। एल्स होता। इसमें क्या होता है? अदरवाइज। ये अदरवाइज। ये देखो ना यहाँ पे हमने यूज किया हो। हाँ। अदरवाइज कब होता है? जब सारी कंडीशन रॉन्ग हो जाए। ठीक है। अदरवाइज। तो तीसरा जो प्रोग्राम बेस होता है वो होता है आइटरेटिव बेस प्रोग्राम। पहला क्या था? सीक्वेंस बेस प्रोग्राम। ठीक है, दूसरा क्या था? आइटरेटिव। तीसरा क्या है? और दूसरा मोबाइल। सिलेक्शन, और तीसरा आइटरेटिव। हाँ। तीन तरह के होते हैं ये। ठीक है। लूप क्या होता है असल में? अभी जो पीछे दो प्रोग्राम किए, सीक्वेंस बेस वो भी एक दफा चलेगा, सिलेक्शन बेस वो भी एक दफा चलेगा। लेकिन जब हमें मल्टी टाइम चलाना हो तो फिर हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूटी को मेंटेन करना हो तो फिर हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ठीक है। यहाँ दिया हुआ है डेफिनेशन, अ लूप इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट रिपीट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम। जब हमने एक, आपको एक्टिविटी है 1 से लेकर 100, या तो 100 वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो होगा, अदर तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये 1000 भी हो सकता है, ये 10,000 भी हो सकता है। तो फिर हम इतनी इतनी दफा एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना हो तो फिर हमें लूप की तरफ जाना पड़ेगा। एक लाइन ऑफ कोड से ठीक ही है। हम, वो 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 करोड़ हो, वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे लिखा है ना, टू अवॉइड, पर्पज क्या है? टू अवॉइड राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का हाइड्रेशन रेपिटेशन। हाउ लूप वर्क्स? सबसे पहले उसकी इनिशियलाइजेशन, इनिशियल वैल्यू। अ स्टार्टिंग वैल्यू सेट एग्जांपल काउंटर इक्वल टू 1। यानी लूप की पहले तो आपने इनिशियल वैल्यू सेट करनी कि वो स्टार्ट कहाँ से हो। ठीक है। ठीक है, फिर आपने उसकी, फिर उसमें होती है नंबर 2 कंडीशन चेक। द लूप चेक इफ अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो आपने चेक करना ठीक होता है। है कि कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। ट्रू पे भी चलता है, ठीक फॉल्स पे है। भी चलता है। ठीक है।
अगर ट्रू पे चल रहा है तो फॉल्स पे एग्जिट हो जाएगा, अगर फॉल्स पे चल रहा है तो ट्रू पे एंड हो जाएगा। एग्जीक्यूशन जैसे यहाँ दिया, इफ ट्रू लूप बॉडी स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर जो हमने कोड और लाइन ऑफ कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, उसको हम कहते हैं लूप की बॉडी। अच्छा, लूप को अपडेट भी होना होता है। काउंटर इज इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड। काउंटर की वैल्यू जैसे 1 से 2 हो जाएगी, है ना, 2 ठीक से है। क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि लूप लाइन बाय लाइन चलता है। जंप भी होता है, लेकिन नॉर्मली बिहेवियर क्या है कि आप 1 से 2 की तरफ जाएंगे, 2 से 3, जैसे मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं तो वो लाइन हम्म, बाय लाइन प्रिंट करेगा ना, टू हाँ। 3 4 5 6 7 8 9 जैसे, ठीक है। और अगर 10 to 1 जाना है तो वो डिक्रीमेंट करेगा, 10 to 1 जाना है तो डिक्रीमेंट होगा। फिर यहाँ पे 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, बटा ठीक है। रिपीट। अपडेट करने के बाद आपने दोबारा कंडीशन चेक करनी है कि मैं लूप से बाहर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता। जैसे स्टेप 2 to 4, रिपीट अंटिल कंडीशन बिकम फॉल्स, यानी 2 से लेके 4 तक आप उसको रिपीट दोबारा लूप को चलाते रहे अगर कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। ठीक है। समझ आ गया? हाँ। अब लूप कह रहे हैं दो तरह के होते हैं, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। कंडीशनल लूप क्या होता है? अ लूप दैट रिपीट ओनली व्हाइल अ कंडीशन इज ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू है वो चलता रहेगा। हैज अ कंडीशन चेक व्हाइल एंड फॉर, ये नहीं होता है, ठीक है। हाँ नहीं, लूप कंडीशन बेस्ड होता है, ठीक है। व्हाइल और रिपीट अंटिल फॉर। लेकिन इसमें ना ये वाली लॉजिक गलत हो जाती है रिपीट अंटिल के अंदर। रिपीट अंटिल उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक फॉल्स है, ठीक है। ठीक। ये जो व्हाइल और फॉर होता है ना, ये उस वक्त तक चलते रहते हैं जब तक कंडीशन ट्रू ठीक है। है। अनकंडीशनल लूप क्या होता है? अ लूप दैट रिपीट विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन, इनफाइनाइट लूप, यानी इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। नो ठीक है। स्टॉपिंग कंडीशन, इनफाइनाइट व्हाइल ट्रू फॉर विदाउट लिमिट। कंडीशन लूप क्या है? जैसे आई की वैल्यू 1 है, ये इनिशियल इनिशियल वैल्यू होगी, पहला स्टेप याद है। हाँ। हाँ। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, ये 5 टर्म तक चलेगा। जब तक आई की वैल्यू लेस देन 5 है ये चलता रहेगा, मतलब ये ट्रू है। आउटपुट आई करता ठीक है। रहेगा, और आई इक्वल टू, ये इंक्रीमेंट है, ये लूप की ठीक है। बॉडी है, ठीक है, और ये लूप का इंक्रीमेंट है। और वापस चलता रहेगा, यहाँ पे वापस आता रहेगा, चेक कर दो। स्टॉप्स व्हेन कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू बिकम फॉल्स। जैसे ठीक ये है। अनकंडीशन लूप एग्जांपल क्या है? वाइल ट्रू, जब तक वाइल ट्रू हाँ। है ये आउटपुट हेलो करता रहेगा, स्टॉप कहीं पे नहीं होगा। रन फॉर एवर, नो स्टॉपिंग कंडीशन। ठीक है। कंडीशनल लूप स्टॉप्स व्हेन कंडीशन बिकम फॉल्स, बट अनकंडीशनल लूप रन फॉर एवर अनलेस मैनुअली स्टॉप। जब तक आप इसको मैनुअली स्टॉप नहीं करते, एस्केप की प्रेस कर दें या कोई की प्रेस ना कर दे, जब तक ये चलता रहेगा। ठीक है। 3 तरह के लूप्स होते हैं जो यूज करेंगे, एक फॉर लूप, एक व्हाइल लूप, और एक रिपीट एंड। ठीक है। फॉर नेक्स्ट लूप, ये स्पेसिफिक यूज व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन रिपीटेशन इज नोन। जब आपको पता हो कि मैंने 1 से लेकर 10 टाइम चलाना है या 100 टाइम चलाना ठीक है, है। तो फिर आप फॉर लूप इस्तेमाल करें। व्हेन कंडीशन चेक बिफोर ईच आइटरेशन, हर आइटरेशन से पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है। ठीक है। इसकी फिक्स फिक्स रेपिटेशन है। while and while loop use when repetition depend on condition, किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा हो। सो ठीक है। बिफोर लूप बॉडी, ठीक है, when condition is checked बिफोर लूप बॉडी एंट्री कंट्रोल, यानी लूप की बॉडी में एंटर होने से पहले हम कंडीशन चेक करेंगे क्या हम लूप की बॉडी में एंटर हो सकते हैं। नहीं, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो एंटर हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो। ये एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो, मे रन जीरो और मोर टाइम, यानी अगर शुरू में फॉल्स हो गया ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है। रिपीट अंटिल लूप एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन, ये एक दफा जरूर चलेगा बगैर कंडीशन के, देन चेक कंडीशन। एक दफा ठीक है। लाजमी चलेगा विदाउट कंडीशन, उसके बाद कंडीशन चेक कर, क्योंकि पहले ये रन होता है फिर कंडीशन चेक कर।
आफ्टर लूप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर लूप बॉडी कंडीशन चेक होती है, यहाँ पे क्या है, आफ्टर लूप बॉडी एग्जिट कंडीशन, यानी लूप लूप की जो बॉडी है वो पहले पहले रन हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी। ठीक रन है। एटलीस्ट वन टाइम, रन एटलीस्ट वन टाइम। वन टाइम। जैसे यहाँ फॉर का दिया, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5, आउटपुट आई, नेक्स्ट आई, तो ये आउटपुट कर देगा 1 2 3 4 5। ठीक है। जैसे यहाँ इस केस में आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, हम यहाँ हाँ पे आउटपुट लगा रहे हैं, इसकी वर्किंग भी समझाया था। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, आई हाँ। की वैल्यू क्या है, 1 है, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, वन है। आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक आई है। लेस देन, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, वाई लेस देन इक्वल फाइव। आई की वैल्यू 1 है, लेस देन। वाई की वैल्यू वन है ना अभी, और हाँ फाइव ट्रू है। नहीं आई की वैल्यू 1 है, आई लेस देन 5 है, हाँ हाँ हाँ। ट्रू है ना, तो कंट्रोल अंदर आएगा, अंदर क्या लिखा है, आउटपुट आई, आई में क्या पड़ा है, 1, ये 1 प्रिंट कर दो, हाँ। फिर क्या लिखा हुआ ठीक है। नेक्स्ट आई, तो कंट्रोल आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, मैं तुम्हें सीक्वेंस समझा रहा हूँ कि लूप काम कैसे कर रहा है। और जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो कंट्रोल वापस यहाँ से फॉर लूप की तरफ जाएगा, ठीक है, फिर चेक है, ठीक है। 2 < 5, 2 < 5, कंडीशन ठीक है। ट्रू है, हाँ। तो ये वापस अंदर आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, हम्म, ठीक है, आई की वैल्यू, ठीक है। अब चेक करेगा क्या 3 < 5 है, क्या हाँ 3 < 5 है, हाँ। तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा, अंदर हम्म, क्या मिला, आउटपुट आई, ये 3 आउटपुट कर देगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई की तरफ जाएगा, तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, और 4। अब फिर कंडीशन चेक करेगा, 4 < 5, 4 ठीक है। इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 4 आउटपुट हो जाएगा हाँ। ना? फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेक्स्ट आई 5 हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, 5 < 5, 5 बराबर है 5 के, हाँ। कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल अंदर आ जाएगा, आउटपुट ठीक है। 5, फाइव। ये पूरा आउटपुट आ गया। एग्जिट कैसे होगा, ठीक कंट्रोल है। इधर आएगा, नेक्स्ट आई कितनी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, सिक्स रहेगी। वापस जाएगा लूप की तरफ, 6 < 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स फॉल्स है। है, फॉल्स है। फॉल्स है ना, तो लूप एंड हो जाएगा, लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। एंड हो जाएगा। तो इस तरह फॉर लूप काम करता है। सेम प्रॉब्लम हम वाइल से भी सॉल्व करेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर क्या था कि उसकी इनिशियल वैल्यू लूप के साथ लिखते हैं, इसकी इनिशियल वैल्यू पहले लिखते हैं, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, वन है। 1 है ना, आई लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, 1 < 5, 1 < 8, हाँ 1 < हाँ 5 है, हाँ। तो ये क्या करेगा, आउटपुट आई 1 ठीक आ है। जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, शुरू में टू हो जाएगी। 2 हो गई, तो अब 2 हो गई, तो वापस जाएगा इधर, इधर आएगा वापस, ठीक है, 2 < 5, ठीक है। कंडीशन ट्रू है फॉल्स, टू है। आउटपुट आई, तो आउटपुट 2 हो जाएगा, ठीक है। सही। तो 2 प्रिंट हो गया, फिर इधर आएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी,
हाँ ना? फिर कंट्रोल वापस लूप की तरफ जाएगा, फिर कंट्रोल, ठीक है। अब आई की वैल्यू 3 हो गई, हाँ तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? हाँ हाँ ठीक। ट्रू है, आउटपुट आई, है ना? कंट्रोल अंदर आ हाँ जाएगा ना, ये थ्री, हाँ थ्री आउटपुट कर देगा। ठीक है। ठीक है, अब इधर आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना? हाँ आई की 4 हो जाएगी, अब फिर कंट्रोल वापस जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है ठीक है। फॉल्स? बहुत ट्रू है। ट्रू है, कंट्रोल अंदर आएगा, आउटपुट आई, हाँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना? आउटपुट आई हो जाएगी, हाँ और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 है। फिर कंट्रोल लूप की तरफ जाएगा, अभी भी ट्रू है, हाँ 5 इक्वल टू 5, है ना? हाँ फिर वापस कंट्रोल वाई आउटपुट की तरफ आएगा, आउटपुट 5, तो 5 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, फिर ये आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, हाँ कंट्रोल लूप की तरफ जाएगा, हाँ तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होगी तो एंड वाई पे आ जाएगा। ठीक है। समझ आ गया? तो इस तरह वाइल लूप काम हाँ करता है। ठीक इसी है। तरह रिपीट अंटल है, आई की वैल्यू 1 है, हाँ ये आई की वैल्यू 1 है, तो इसमें क्या होता है, रिपीट कंट्रोल, यानी विदाउट कंडीशन जो कंट्रोल है वो लूप के अंदर इंटर हो जाएगा। तो शुरू में क्या लिखा हुआ, आउटपुट आई, हाँ यानी 1, ये वाला आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी, हाँ तो ये वाला 2 हो जाएगा। सही है, हाँ अब ये चेक कर, आई ग्रेटर देन 5, आई की वैल्यू 2 है, टू, 2 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, नहीं फॉल्स है। फॉल्स है, तो रिपीट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक फॉल्स है। ठीक है। सही है, रिपीट उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक फॉल्स है। फॉल्स है। तो फॉल्स है तो वापस कहाँ जाएगा, आउटपुट आई की तरफ, हाँ तो ये 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद इधर हाँ आएगा, आई ठीक अपडेट है। हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हाँ ओके, आई की वैल्यू 3 हो गई, क्या 3 हाँ ग्रेटर देन 5 है? ठीक नहीं। नहीं है ना, तो इसका मतलब वापस लूप की तरफ चला जाएगा, हाँ तो वहां पे क्या मिलेगा, आउटपुट आई, आउटपुट आई में क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर इधर आएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी, 4 हो गया, 4 ग्रेटर देन 5, 4, ग्रेटर कंडीशन ट्रू है फॉल्स? फॉल्स है। तो रिपीट उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि ये फॉल्स है। ठीक है। ये वापस इधर आएगा, आउटपुट आएगा, अब क्या प्रिंट करेगा, अब 5 हो जाएगा। नहीं 4 हो जाएगा ना, 4 हो नहीं है। नहीं 4 तो अच्छा वैल्यू भी, आउटपुट तो नहीं हुआ ना, आउटपुट अब होगा ना। अच्छा, ठीक है ठीक अब फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब इंक्रीमेंट हो गया तो ये 5 हो गया, ठीक है। 5 ग्रेटर देन 5, तो ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल होना चाहिए। ठीक है। क्या है? ये भी फॉल्स हो गया। ये भी फॉल्स है, हाँ ये इक्वल नहीं होना चाहिए, सॉरी, अभी तक तो फॉल्स है ना, 5 ग्रेटर देन 5 फॉल्स है, हाँ वापस जाएगा, आउटपुट आई तो आउटपुट ये वाला 5 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना, उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 में। 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 ग्रेटर ठीक देन है। 5, कंडीशन क्या हो गई,
प्रूफ। हाँ तो ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा जैसे ही ठीक है। रिपीट अंटिल में कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सही। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ऑल लूप रिपीट एक्शंस बट फॉर नेक्स्ट फिक्स नंबर ऑफ टाइम while condition checked first, repeat and run at least once, condition checked later. ठीक है। अच्छा, फिर नेस्टेड लूप होता है। नेस्टेड लूप का मतलब है कंडीशन विद इन कंडीशन। ओ सॉरी, जैसे हमने नेस्टेड पढ़ा था ना, नेस्टेड में क्या होता है, हाँ कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करते हैं। नेस्टेड हाँ लूप के अंदर हम लूप के अंदर एक और लूप चलाते हैं। ठीक है। ये असल में जो सिंगल लूप होता है वो या तो सिंगल कॉलम, ठीक है, और मल्टीपल रोज को हैंडल करता है जो सिंगल लूप, ठीक है। या सिंगल रो होती है तो मल्टीपल कॉलम को देख रहा होता है ना, ठीक है। यानी नंबर ऑफ रोज को देख रहा होता है। अगर सिंगल कॉलम है तो नंबर हाँ ऑफ रोज इंक्रीज हो रही है, या सिंगल रो है तो मल्टीपल कॉलम्स को देख रहा होता है। लेकिन अगर कंडीशन ये हो ठीक जाए है। कि मल्टीपल कॉलम्स हों और मल्टीपल रोज हों, मल्टीपल कॉलम्स हों और कॉलम और मल्टीपल रोज हों, तो फिर हमें नेस्टेड नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है। ठीक है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, नेस्टेड लूप इज अ लूप प्लेस इनसाइड अनदर लूप। ठीक है। का पर्पज क्या है, यूज्ड व्हेन वी नीड टू रिपीट अ प्रोसेस इनसाइड अनदर रिपीटिंग प्रोसेस। ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, आउटर लूप इनर लूप। आउटर लूप पहले रन होगा, उसके अंदर इनर लूप रन हाँ होगा। ठीक है, हाँ इनर लूप जो है वो डिपेंड कर रहा होता है आउटर लूप पे। लिखा है इनर लूप कंप्लीट्स, पहले इनर लूप कंप्लीट होगा ऑल इट्स आइटरेशन हाँ पर ईच सिंगल आइटरेशन ऑफ द आउटर लूप। यानी अगर आउटर लूप वन है, आउटर लूप वन है, हाँ। और वन है। इनर लूप 1 to 5 चल रहा है, इनर लूप पहले, अगर इनर लूप की जो रेंज 5 रखी हुई है तो 1 to 5 चलेगा। हाँ फिर आउटर लूप ठीक चेंज है। होगा, यानी आउटर लूप 2 हो जाएगा। फिर इनर लूप 1 to 5 चलेगा। ठीक है। समझ आया, हाँ यानी आउटर लूप ने भी 5 टाइम चलना है लेकिन आउटर लूप 1 पे खड़ा है। अब हाँ। कंट्रोल इनर लूप के अंदर चला गया तो ये भी, और उसकी रेंज आपने 5 रखी हुई तो वो 1 to 5 चलेगा, 1 to फाइव। चलेगा। जब 1 to 5 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आउटर लूप की वैल्यू चेंज होगी, अभी 2 हो जाएगी। ठीक है। मेरे ख्याल नीचे भी शायद दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा आउटर लूप 1 है, आउटर लूप हाँ स्टार्ट, सेकंड स्टेप इनर लूप रन्स कंप्लीटली, इनर लूप रन्स, कंप्लीटली। यानी आउटर लूप की वैल्यू 1 है और ये 1 to 5 चलेगा, फर्स्ट कर लो। इनर लूप फिनिशेस, जब ये फिनिश हो जाएगा आउटर लूप मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप, यानी आउटर लूप की वैल्यू 2 हो जाएगी, आउटर लूप की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद ठीक है। दोबारा ये 1 to 5 चलेगा, दोबारा ये 1 to 5 चलेगा, फाइव। और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक कि आउटर लूप एक्सीड ना कर दे, एंड ना हो। ठीक है। समझ आ गया, हाँ जैसे ये दिया हुआ है फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 3। अब आई क्या है, आउटर लूप है, हाँ। तो आउटर लूप का भी आप समझ रहे हैं कि वो रो है, क्या है, रो है, तो रो 1 है, जैसे ये रो तो 1, कंट्रोल अब 1 <3, 1 <3 कंडीशन ट्रू है, हाँ। वन वन लेस लेस देन देन थ्री नहीं थ्री तो। कंडीशन ट्रू हाँ है ना। ट्रू है। आउटर लूप की बात कर रहा हूँ, आउटर लूप की पहले कंडीशन चेक होगी ना, हाँ कंडीशन ट्रू है। ट्रू अगर है। कंडीशन ट्रू है तो फिर ये इनर लूप के पास आ जाएगा कंट्रोल। ठीक है। तो फॉर, अब इसका वेरिएबल हमने आई रखा हुआ है, आउटर लूप का वेरिएबल हमने जे रखा हुआ है, ठीक। ठीक है। तो जे कब तक चलेगा, 1 to 2, जे कब तक चलेगा, हाँ 1 तो वन टू जे की टू वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू क्या है, हाँ 1 है ना। वन है। इधर क्या लिखा है, आउटपुट आई कामा जे, आउटपुट आई कॉमन है। आई की वैल्यू 1 है हाँ और जे की वैल्यू भी 1 है, हाँ तो दोनों 1 1 आ जाएंगे। ठीक है। अभी आप कहाँ खड़े, रो 1 पे खड़े, कहाँ खड़े, रो वन पे है। ये रो 1 है।
अब ठीक इनर है। लूप 2 टाइम पहले चलेगा, तो आप देखें रो वन दोबारा वही रो वन नहीं, रो वन वन ही ठीक है। रहेगी ना, क्योंकि आप रो हाँ। चेंज नहीं हो रही है। लेकिन कॉलम 2 हो गया, कॉलम क्या हो तो, गया? तो, क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 2, जे की वैल्यू, ये इनर लूप की बात कर, कंडीशन ट्रू है तो याद रहा कंट्रोल इधर आएगा, आउटपुट आई कामा जे, तो ये 2 ठीक प्रिंट है। कर देगा। लेकिन आप देखें रो सेम है, रो सेम है। ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? तो हाँ। ये जो नेक्स्ट जे, ये इनर लूप की इंक्रीमेंट कर ली। अब देखो जे की वैल्यू 2 हो गई, हो जब वो गए। थ्री, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्या जे ग्रेटर देन 2 है? ग्रेटर देन टू, हाँ है। नहीं सॉरी, लेस देन करेंगे ना। जे की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है, जे की वैल्यू क्या हो गई? हाँ। तो फ्री 3 हो। लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। तो मतलब इनर लूप से एग्जिट कर जाएंगे, कंट्रोल अब इधर चला जाएगा, नेक्स्ट आई पे आएगा। आई ठीक की है। वैल्यू 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। 2 हो जाएगी, आई की वैल्यू 2 हो गई, अब इधर चला गया। हाँ। 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है। कंट्रोल फिर आ जाएगा। अब देखो ये इधर देखो, तो अब आगे में क्या, जे इक्वल टू 1 to 2, अब फिर इनर लूप 2 टाइम चलेगा। ठीक है। जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 2 है, जे अगेन 1 2 प्रिंट करेगा, यानी ठीक है। 3 rows 2 column, 3 rows, टू हो गई। इसको ऐसे समझ लो, ये ऐसे है, ये रो 1 है, ये 1 2 प्रिंट होगा, फिर रो 2 पे आएगा 1 2 प्रिंट होगा, फिर रो 3 पे आएगा कंट्रोल 1 2, ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है। समझ आया? हाँ। सॉरी, ये तो वहां तक जाएगा ना, 6 तक। ये आउटर लूप आई रन 3 टाइम, पर ईच ठीक आई है। इनर लूप रन 2 टाइम, ठीक है। सो टोटल आउटपुट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 टाइम, तो 6 टाइम लूप चल। ये सबसे पहले तो फिर क्या वो वापस से बताएगा साहब? देखो इसको देखो ना, ये क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन पढ़ो। आउटर लूप आई रन थ्री टाइम, मतलब वन टू थ्री रहा, वन आउटर के लूप 3 दो टाइम चलेगा ना, कमांड। 1 2 3, वन टू ठीक है। थ्री थ्री। और इनर लूप 2 टाइम चला ना, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू 1 to 2 रखी हुई। ठीक है, दो बार करा। हम्म। आउटपुट आई और हो गए। हाँ, आई का भी आउटपुट आ रहा है, जे का भी आई, आउटपुट आ रहा है। आई का भी वन आ गया पहले में, जे का भी वन आ गया, हाँ दूसरे में ठीक फिर है, क्या हुआ? पहले तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ। सेकंड टाइम इनर लूप चलेगा, ठीक है। तो आई में तो कोई चेंज नहीं है ना। तो आउटर लूप की वैल्यू चेंज नहीं होगी सेकंड टाइम, हाँ, या तो मैं पूरा कह रहा वन हूँ, टू टू होगा फिर जाके नहीं चेंज होगी? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आई की वैल्यू चेंज हो रही है जब सेकंड टाइम आई इनर की लूप चल रहा वैल्यू है। नहीं, नहीं हो रही ना। आई की वैल्यू नहीं हो रही, मतलब हाँ, पूरा वन टू टू होगा फिर चेंज होगी? हाँ मतलब जब ये इनर लूप 2 टाइम चल जाएगा फिर चेंज होगी, तो अब ये चेंज हो रही है ना, जब इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ चेंज आ रहा है। ठीक है। दोबारा जे की वैल्यू 1 हो गई, दोबारा जे की वैल्यू वन हो गई। 1 हो गई, ठीक है, फिर 2 टाइम चलेगा इनर लूप। ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, नेस्टेड लूप मीन्स लूप इनसाइड अ लूप ठीक where है। the inner loop repeat completely for each iteration of the outer loop। ठीक है। समझ आ गया? अब एक हाँ।
अब बेसिक कंस्ट्रक्ट, पीछे जैसे हमने पढ़ा टॉपिक, वो था बेसिक कंस्ट्रक्ट। क्या पढ़ा? सीक्वेंस पढ़ा हमने, सिलेक्शन पढ़ा, आइट्रेशन पढ़ा हाँ और केस। हाँ तो बेसिक कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? फोर बेसिक कंस्ट्रक्ट इन सूडोकोड। किसी भी सूडोकोड में फोर बेसिक कंस्ट्रक्ट होते हैं जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना सूडोकोड। ठीक है। सीक्वेंस क्या है? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। ठीक है। पर्पस क्या है? टू परफॉर्म स्टेप्स इन ऑर्डर। पहले इनपुट ए हुआ, फिर इनपुट बी हुआ, फिर आपने सम इज इक्वल टू ए प्लस बी किया। ठीक है। आउटपुट सम, आउटपुट हाँ सम। तो इस तरह के सूडो कोड को हम कहते हैं सीक्वेंस बेस्ड सूडो कोड या सीक्वेंस बेस्ड ठीक है। कंस्ट्रक्ट। सही। ठीक है। फिर सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग यूजिंग कंडीशन इफ एल्स। ये केस भी इसी का पार्ट है, ठीक है, केस भी इसी का पार्ट है। ठीक है। टू चूज बिटवीन टू पाथ्स। Yes, example, if mark greater than equal 50, then output pass, else output fail. ठीक है। फिर आइट्रेशन, आइट्रेशन का मतलब होता है लूप, ठीक है। रिपीटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लूप टू रिपीट स्टेप्स मल्टीपल टाइम्स, रिपीट स्टेप्स मल्टीपल टाइम। मल्टीपल टाइम्स। तो मतलब उसके लिए लूप कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, फॉर लूप, वाइल लूप, रिपीट एंटर्स या नेस्टेड लूप, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखा फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5, आउटपुट आई नेक्स्ट टाइम, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। इसी तरह केस है मल्टी वे सिलेक्शन यूजिंग वन वेरिएबल। एक वेरिएबल की बेस पे हम मल्टी वे चॉइस कर रहे होते हैं, चूज कर रहे होते हैं, टू चूज फ्रॉम मैनी ऑप्शन, तो हम केस ऑफ यूज करते हैं। तो केस ऑफ ऑप्शन क्या है? अगर वन है आउटपुट ऐड, टू है आउटपुट सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज आउटपुट इनवैलिड। एंड केस। ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। सिलेक्शन क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। आइट्रेशन क्या होता है? रेपिटेशन। केस क्या होता है? मल्टीपल चॉइस। ठीक है। अभी पहले प्रॉब्लम अच्छी तरह पढ़ो। ये प्रॉब्लम हमने पीछे भी देखी थी, ठीक है, केस ऑफ में। ठीक है।
हाँ पढ़ लिया। हाँ, क्या समझ में आया? वही इसमें बताया हुआ है कि टैक्स रेट अगर लेस देन 50 होगा, लेस देन इक्वल टू 50, टैक्स रेट होगा 3.75 होगा आइटम की कॉस्ट, और हम्म। लेस देन 200 होगा तो 5.23 होगा, मतलब हाँ, और मतलब ग्रेटर देन 200 होगा सिक्स यानी पॉइंट टू फाइव होगा। आइटम कॉस्ट की बेस पे डिफरेंट हाँ टैक्स रेट है ना? हाँ। ओके। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द प्रोग्राम टैक्स रेट वैल्यू हैव बीन यूज्ड wherever they are needed, wherever they are they needed, are needed. as shown in the pseudocode example above. Tax rate do not change while the program runs. Do not change, मेरा टैक्स रेट चेंज नहीं होता जब प्रोग्राम रन होता है। अब कह रहा है ठीक आइडेंटिफाई है। मोर एप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टैक्स रेट वैल्यू इन द फाइनल। यानी इधर हम ये है, ये जो टैक्स रेट हम यूज करें यहाँ पे अलग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अलग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अलग यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो हम जगह जगह टैक्स रेट को यूज कर रहे हैं आइटम कॉस्ट की बेस पे ना। हाँ तो कल को टैक्स रेट चेंज हो जाते हैं तो मैं हर जहाँ जहाँ भी टैक्स रेट का ये जो वेरिएबल आ रहा है, आइडेंटिफायर आ रहा है, हमें वहाँ हाँ। जाके चेंज करना पड़ेगा। हमें ठीक वहाँ है। जाके चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टैक्स तो हर महीने चेंज हो जाते हैं, 3 महीने हाँ बाद चेंज हो जाते हैं, हर साल चेंज हो जाते हैं। ठीक है? तो एक प्रोग्रामर के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो पहले तो टैक्स रेट को ढूंढे, पता नहीं 10 जगह यूज हुआ है, 100 जगह यूज हुआ है, फिर वहाँ जाके चेंज भी करे। तो उसके ठीक लिए है। क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक है? तो जब मुश्किल हो जाएगा तो वो क्या कहते हैं, एरर के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, एरर के चांस बढ़ बढ़ जाएंगे। जाएंगे। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इसको कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दो। यानी एक ही दफा लिख दें, यूज कांस्टेंट्स टू रिप्रेजेंट द टैक्स रेट वैल्यू। जिस तरह हमने कहा मतलब था एक ही ना, दफा। हाँ जैसे पाए को हाँ एक जगह पे लिख दिया 3.14 एक दफा लिख दिया, अब मैं हाँ। इसको यूज करूंगा हर जगह पे, इसको यूज नहीं करूंगा, मैंने ये वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दी। ठीक है, तो मतलब एक के अंदर वैल्यू डाल दें तो एक को लेते हैं। हाँ मतलब टैक्स रेट 1 कर दें, टैक्स रेट 2 कर दें, डिफरेंट टैक्स रेट एक ही जगह पे लिख दें और उनके आइडेंटिफायर को यूज कर लें। ठीक है। तो ये था कांस्टेंट कंस्ट्रक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ। क्वेश्चन पढ़ो। describe the benefits of your answer to part B with a vector। बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। हम्म। अब ये पढ़ लो इसके बेनिफिट्स। ठीक है। आगे समझ। हाँ
ये सूडो कोड पढ़ लो अच्छी तरह। तो ठीक है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ है कि हाँ, ये कह रहे हैं कि द फंक्शन प्रोसेस कंटेन अ सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट यूजिंग अ केस स्ट्रक्चर, राइट सूडो कोड यूजिंग अ सिंगल सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट with the हाँ, same functionality without using a case structure। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है, यानी उसी सूडो कोड को। तो लिखता क्या, हमें समझ नहीं आया सूडो कोड में मतलब शुरू से क्या हो रहा है। शुरू में ये हो रहा फंक्शन है, देखो प्रोसेस। इसमें दे रहा है कि एक तो आ, ये एक फंक्शन है प्रोसेस के नाम से, ठीक है। ठीक है। ये इसका पैरामीटर है, नंबर, इंटीजर, वेरिएबल, वटेवर। मतलब इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं। चेंज कहाँ पे, यहाँ इसकी बात होगी, यानी इस पार्ट को चेंज करना है। ये केस ऑफ में लिखा हुआ है ना, केस ऑफ में क्या हो रहा है, केस ऑफ कह रहा है इंडेक्स का इंडेक्स मॉड टू। इंडेक्स की जो भी वैल्यू आएगी, इंडेक्स की, फर्स्ट को 100 जो भी आती है, कोई या डिवाइड बाय 2 करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है। अगर रिमाइंडर 0 आता हाँ है तो ये लाइन ऑफ कोड रन हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 1 आता है तो ये लाइन ऑफ कोड रन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अभी तो ये हो रहा है, तो कह रहा है कि इसको चेंज कर दे। द फंक्शन प्रोसेस कंटेन अ सिलेक्शन कंसिडर यूजिंग अ केस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लाइन क्लियर, ये हाँ स्ट्रक्चर था उसके अंदर। हाँ अब कह रहा है राइट सूडो कोड यूजिंग अ सिंगल सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट विद द सेम फंक्शनैलिटी विदाउट यूजिंग अ केस स्ट्रक्चर। यानी केस स्ट्रक्चर को हमने सिलेक्शन हाँ है। कंस्ट्रक्ट यूज करते हुए उसमें कन्वर्ट कर दें, यानी इफ, ठीक है। यानी इफ देन एल्स। ठीक तो है। वहां पे केस ऑफ लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे इफ हाँ इंडेक्स मोड टू, इफ इंडेक्स मोड टू इक्वल टू 0। ठीक है। ठीक है, सिर्फ ये चेंज किया ना, ये लाइन तो वैसे ही आ गई, उसमें कोई चेंज नहीं हाँ है। एल्स वहां पे 1 और 2 था, केस 1 केस 2 था, हाँ यहाँ पे हमने एल्स के साथ इसको एग्जीक्यूट कराया। जो मेन फंक्शन है ठीक उसके है। अंदर कोई चेंज नहीं, ये था मकसद। ठीक है। ठीक है, इस तरह समझ आ गई बात। हाँ चलो फिर काफी है आज के लिए। ठीक है। मैं आपको इसके कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपने करना है प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है। एक सेकंड। तो आप मुझे नोट्स वगैरह भेज दीजिए। हाँ, मैंने आपको भेज दिया। चलिए, क्वेश्चन वगैरह भेज दीजिए।